जागो किसान जागो। नमस्कार किसान भाइयों, इस वीडियो को अंत तक सुने और निर्णय लें कि हमको रासायनिक खेती करनी चाहिए या प्राकृतिक खेती। मेरी चर्चा, मेरा टॉक अभी शुरुआत मैं ऐसे करूंगा कि ये जहरीले केमिकल्स हमारी खेती में, हमारे भोजन में कैसे शुरुआत हुए, क्यों हुए, कब हुए और इससे क्या खतरा है और इससे बदल करके हम लोग प्राकृतिक नैसर्गिक खेती की तरफ हम लोग कैसे मुड़ सकते हैं। तो आज से करीब 200-250 साल पहले एक यूरोपियन एक्सपर्ट डॉक्टर वॉल्कर ने इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर लिखा था और उसमें उन्होंने भारतीय कृषि की बहुत ही प्रशंसा की कि दुनिया भर में ऐसी खेती उन्होंने कहीं नहीं देखी, इतनी सुंदर खेती, इतनी उपजाऊ खेती। उसके बाद ब्रिटिश टाइम में सर एल्बर्ट हार्वर्ड करके भारत में कई साल रह गए। वो इंदौर से भी जुड़े हुए हैं। उनका इंदौर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया है। 1904 में शायद वो अपॉइंट हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एज इंपीरियल मैजेस्टीज बॉटनिस्ट, इकोनॉमिक बॉटनिस्ट टू इंडिया, और उन्होंने भारतीय कृषि का भी बहुत अच्छा अध्ययन किया। सर एल्बर्ट हार्वर्ड दुनिया भर में माने जाते हैं फादर ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में। पर हकीकत है कि उन्होंने सब भारत में से ही सीखा। उनकी पुस्तक एन एग्रीकल्चरल टेस्टामेंट में उन्होंने लिखा हुआ है कि ये भारतीय किसान, सिंपल पेजेंट्स, फार्मर्स एंड पेजेंट्स ऑफ इंडिया, उनको उन्होंने उनका अपना प्रोफेसर मान करके ये सीखा और उनसे ये सीखा कि कैसे हेल्दी क्रॉप्स, न्यूट्रिशियस क्रॉप्स बिना कोई केमिकल यूज किए हुए अच्छे प्रमाण में प्रोडक्शन लेते थे। अभी ऐसी स्थिति से हम लोग अभी आज की स्थिति में कैसे बदल गए। भारत एक कृषि प्रधान देश माना जाता है, जिन्होंने दुनिया को बहुत सारा सिखाया, क्योंकि हमारा सिविलाइजेशन बहुत ही पुराना है, प्राचीन है, और हम लोग बहुत कई सारे एरिया में बहुत आगे बढ़ गए थे। हमारी फिलॉसफी, हमारा कल्चर, हमारा संगीत, हमारा कितने किस्म के रिलीजन यहाँ पैदा हुए, दुनिया भर में यहाँ से फैले, और इसमें कृषि का भी एक नंबर का स्थान था। कृषि और पानी की व्यवस्था। तो ये अवस्था जो अच्छी ही थी, उसको पहला धक्का लगा ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम्स में। जब कैश क्रॉपिंग चालू हुआ तो हमारे जो किसान, जो तरह तरह के अनाज पदार्थ, सब्जी भाजी, फल
औषधीय वनस्पति 50-100 किस्म के चीज वो लोग अपने खेत में उगाते थे। इसे परदेशी लोग सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते थे, पर इसको हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब नहीं है कि खाली हम इससे सिर्फ बच ही रहे हैं खा करके। ये बहुत ही प्रोडक्टिव और बायोडाइवर्स खेती थी, बहुत ही हेल्दी किस्म की खेती थी, टिकाऊ खेती थी। पर ब्रिटिश के टाइम्स में पहला मोड़ इससे हम लोग कैश क्रॉप्स के तरफ गए, क्योंकि अंग्रेजों को पैसा बनाना था, उनको कॉमर्स करना था, ट्रेड करना था। अभी इसीलिए जो जो प्रोडक्ट्स के भाव इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा भाव मिल रहा था, तो उसका प्रोडक्शन वो किसानों को प्रमोट करने लगे, जिससे उनको कुछ रेवेन्यू मिल सके बेच करके। और उन्होंने टैक्सेस भी बढ़ाए किसानों पर, किसान पर दबाव आया, उनको पैसे की जरूरत पड़ी, उनको कुछ कैश क्रॉप्स उगाने की के तरफ मुड़ने लगे, खास करके जो शहर के पास रहते थे जहां अंग्रेजों का प्रभाव था। तो वो कैश क्रॉप्स का पहला प्रभाव रहा। इससे हमारी खेती आस्ते आस्ते कमजोर होने लगी। फिर भी आजादी के टाइम में हमारी स्थिति इतनी बुरी नहीं थी जितना वेस्टर्न हिस्टोरियंस और राइटर्स प्रमोट करते थे कि ये देश गरीब देश है। हकीकत बिल्कुल ये नहीं थी। हमारा देश कृषि प्रधान देश, कृषि के विषय में बिल्कुल गरीब नहीं था, बहुत ही बढ़ा हुआ था। हाँ, 100 साल ये अंग्रेजों के रूल में, जितने भी अंग्रेज के रूल में दिक्कत है, पर जब आजादी हुई तब भारत के पहले कृषि मंत्री थे डॉक्टर M.K. मुंशी करके। वो एक गांधीयन थे। और बहुत ही विद्वान थे। उन्होंने दो मेन प्रिंसिपल्स भारतीय कृषि में उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। अंग्रेजी में कहते हैं हीलिंग द फर्टिलिटी साइकिल एंड हीलिंग द वाटर साइकिल ऑफ नेचर। फर्टिलिटी साइकिल ऑफ नेचर का मतलब क्या है कि हमारी सॉइल जो फर्टाइल प्रोडक्टिव है, जो प्रोडक्शन देती है, ये प्रोडक्शन इसका जो बायोमास, कम से कम बायोमास, हम लोग अनाज खाते हैं तो अनाज में 5 से 15% उसका बायोमास बीज दाने खाने की वस्तु है जो हम खा सकते हैं। 5 to 15% यदि हम कंज्यूम करें और बाकी 85 to 95% प्लांट का बायोमास हम लोग सॉइल को वापस दे, तो मिट्टी की फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी कभी कमजोर नहीं होगी, वो बल्कि बढ़ते ही जाएगी। बायोडाइवर्स फार्मिंग, मिक्स क्रॉपिंग करे और फुल रिसाइकलिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, क्रॉप रेसिड्यूज हम लोग अपने फील्ड में करें, तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी कभी भी कमजोर नहीं होगी। तो केमिकल फर्टिलाइजर की बिल्कुल जरूरत नहीं थी और आज भी नहीं है, बल्कि केमिकल फर्टिलाइजर से हम डूबने की ओर हमने शुरुआत की, और अभी बहुत जल्दी से हम लोग डूब रहे हैं। तो फिर केमिकल्स आए कैसे? अभी अंतरराष्ट्रीय स्थिति को हम देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1930s के वो अर्ली लास्ट सेंचुरी के अर्ली इयर्स में
अपना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ये वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे आर्मामेंट फैक्ट्रीज प्रोडक्शन शुरुआत हुई। आर्मामेंट फैक्ट्रीज में मेन प्रोडक्शन एक्सप्लोजिव्स है। एक्सप्लोजिव्स का मेन इंग्रेडिएंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बेस्ड सब एक्सप्लोजिव्स है, नाइट्रोजन, अमोनिया, ये सब लेकर के। तो इसका प्रोडक्शन बहुत ही बढ़ गया। और जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तो अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय आर्मामेंट मैन्युफैक्चरर्स के हाथ में सरप्लस कैपेसिटी रह गई प्रोडक्शन की, कि बहुत सारा एक्सेसिव नाइट्रोजन, अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है। युद्ध तो बंद हो गया है, आर्मामेंट्स का प्रोडक्शन कम ही हो गया है, तो ये सब फैक्ट्रीज का करे क्यों, करे क्या? तो उन्होंने इनका प्रयोग एग्रीकल्चर में यूज किया। अमेरिका इसमें लीडिंग था। 1930s में उन लोगों ने नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर बहुत ही ज्यादा प्रमाण में उन्होंने यूज किए अपने खेतों में, और उसका बहुत बुरा रिजल्ट हुआ, क्योंकि शुरुआत में उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इनकी कितनी क्वांटिटी यूज करनी, और इससे सॉइल की पूरी ऑर्गेनिक लाइफ मर गई, और एक इकोलॉजिकल स्थिति जिसे द ग्रेट डस्ट बोल, हाँ, पैदा हुआ, कि जो फर्टाइल जमीन थी, हरा दृश्य था, वो आस्ते आस्ते बहुत ही जल्दी ये केमिकल फर्टिलाइजर से बिगड़ बिगड़ गया। और मिट्टी जो पोरस रहती है वो एकदम पाउडरी होकर के, डस्ट लाइक होकर के, हाँ, तो ऐसी स्थिति हो गई। तो द ग्रेट डस्ट बोल करके वो पीरियड को माना जाता है। और ये ग्रेट डस्ट बोल होने के बाद द ग्रेट डिप्रेशन अमेरिका में शुरुआत हुआ, क्योंकि तब तक बहुत सारे लोग तभी भी कृषि पर निर्भर थे, और इकोनॉमी में बहुत ही बुरा रिजल्ट हुआ। तो वो करे क्या, उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर का एक्सपोर्ट उन्होंने शुरुआत किया प्रमोट करने का इंटरनेशनली। इंटरनेशनली वो डेवलपिंग कंट्रीज, जिसे डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं, कि हम लोग पिछड़े हैं और अभी आस्ते आस्ते डेवलप हो रहे हैं, उसके नाम में वो सो कॉल्ड गरीब देशों को पहले केमिकल फर्टिलाइजर फ्री दिया। फिर उन्होंने ये इजी लोन्स दिए कि आप लो लो लो, 50 साल के बाद दो, 100 साल के बाद दो, कम इंटरेस्ट में दो, ट्राई तो करो। हाँ, पर तभी भी हम लोग जब केमिकल फर्टिलाइजर्स यहाँ आए शुरुआत में, अर्ली 1950 से लेकर के, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स हमारे देश में अनुकूल नहीं रहे, क्योंकि किसान का अनुभव था कि ये केमिकल फर्टिलाइजर्स अपने खेतों में यदि वो अप्लाई करे तो हमारे अनाज की बहुत सारी वैरायटीज है, राइस की बहुत सारी वैरायटीज है। डॉक्टर रिचारिया, हाँ, RS रिचारिया करके है, जो दुनिया भर में फॉरमोस्ट राइस साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड माने जाते हैं। उन्होंने पुस्तक लिखी है, राइसेस ऑफ इंडिया। और उसमें शुरुआत में ही उन्होंने, शायद पहले पेज में ही उन्होंने कहा है कि उनके अंदाज के हिसाब से भारत में 2 लाख वैरायटीज, 200,000 वैरायटीज ऑफ राइस थे। तो ज्यादा करके ये सब राइस की वैरायटीज टॉल वैरायटीज थी, ऊंची वैरायटीज थी। इससे प्रकृति ने ऐसी ऊंची वैरायटी भारत को दी, इस कारण कि हमारे देश में सूर्य किरण बहुत अच्छी प्रमाण में आता है, और ऊंची वैरायटीज जमीन को शेड करके रखता है, छाव दे करके रखता है, जिससे मिट्टी में जो, सॉइल में जो रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स, अर्थवर्म्स, केचुआ वगैरह, उनको
एक ऐसा ही एनवायरनमेंट अच्छा रहता है जिससे वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते रहते हैं। बायोमास को खाते हैं मिट्टी के साथ, और ऊपर नीचे मिट्टी में उनका जीवन रहता है, तो एकदम सॉफ्ट पोरस रहती है और अच्छी तरह उसमें फर्टिलिटी आती रहती है। तो ये बड़े अनाज के साथ टॉल वैरायटीज ऑफ राइस और टॉल वैरायटीज ऑफ व्हीट, टॉल वैरायटीज ऑफ अलग किस्म के मिलेट्स, बाजरा, जवार, नाचनी, नागली, रागी, ये सब ना, बहुत सारे मिलेट्स और सीरियल क्रॉप्स और बहुत सारे चीज हमारे पास थे। और हमारे जो सीरियल क्रॉप्स ज्यादा करके बहुत ही टॉल वैरायटीज थे। उसमें जब किसान केमिकल फर्टिलाइजर डालने लगे वो वैसे खेतों में, तो ये बड़ी वैरायटी, टॉल वैरायटीज ज्यादा टॉल होकर के ऐसे बैठ जाती थी, जिससे वो लोग एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट लॉजिंग कहते हैं। तो किसान को उसको फायदा नहीं था कि ये यदि केमिकल फर्टिलाइजर डाल करके उनके धान की वैरायटीज सब ऐसी बैठ जाए तो वो करेगा क्यों। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स इंडिया में एक्सेप्ट नहीं ही हो रहे थे, बहुत ही कम प्रमाण में उनका एक्सेप्टेंस था। पर ये प्रदेश गवर्नमेंट, खास करके अमेरिका, उसमें फोर्ड फाउंडेशन है, रॉकफेलर फाउंडेशन है, और उन्होंने उनका बहुत सारा पैसा था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने बहुत प्रभावित किया, और उन्होंने ये उनका चालू ही था कि केमिकल फर्टिलाइजर्स को प्रमोट करने का। भारत में उन्होंने बहुत ट्राई किया। अभी भारत में भी ऐसी स्थिति थी कि हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और ऐतिहासिक हकीकत यह है कि नेहरू जी के विचार गांधी जी के विचार से डेवलपमेंट के विषय पर काफी अलग थे। हाँ, गांधी जी ग्राम स्वराज में मानते थे। उनको पूरा विश्वास था कि हमारी संस्कृति, हमारा ज्ञान, हमारी कृषि पद्धति हमें सुखी जीवन दे सकती है। पर जवाहरलाल नेहरू पश्चिमी संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न इकोनॉमी, जापान, रशिया, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका से बहुत ही इन्फ्लुएंस थे, और उनका विचार ऐसा था कि कृषि से हम लोग आगे, सिर्फ कृषि से हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की जरूरत है। तो अभी अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन कब होगा? जब फूड प्रोडक्शन शहरों में आएगा और शहर में रहने वाले लोगों को ये सरप्लस मिलेगा, तो लोग अपना खेती छोड़ करके और कुछ काम की तरफ मुड़ेंगे, शहर में बस्ती बढ़ेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा। पर अभी ऐसा हुआ कि डॉक्टर मुंशी, जो पहले कृषि मंत्री थे, उनके नीचे भारतीय कृषि की बहुत अच्छा ही इम्प्रूवमेंट रहा। और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के भी रिकॉर्ड्स यदि हम देखें, तो पहले दो 5 ईयर प्लान्स में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, टोटल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी माने आउटपुट पर एकड़ ऑफ लैंड, पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड, दोनों का ग्रोथ बहुत ही अच्छा रहा ये दो 5 ईयर प्लान्स। ग्रीन रेवोल्यूशन ईयर्स से भी ज्यादा अच्छा रहा। पर इसमें क्या हुआ कि किसान का प्रोडक्शन बढ़ रहा था, सुखी थे, पर उनकी जो कृषि पद्धति थी पुरानी थी, कि अपने खेतों में बहुत किस्म के चीज एक साथ उगाते थे। किसी में 20-30 किस्म के चीज मिलते थे, किसी में 500-50-100 किस्म के चीज मिलते थे। हाँ, जैसे आप यदि देखें बंगाल, केरल, ये वो, हाँ, जहाँ फर्टाइल सॉइल्स थे, वाटर रिसोर्सेज अबंडेंट थे, तो जैसे केरल के होमस्टेड फार्म्स कहते हैं, 1-2 एकड़ में 200-300 किस्म के चीज वो लोग उगाते थे।
पर ये 200-300 किस्म की चीज फूड प्रोडक्ट्स से अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन कभी नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि ये 200 किस्म के उनका घर चल जाता था। और यदि सरप्लस रहता था तो छोटी छोटी क्वांटिटीज का सरप्लस रहता था। तो 50-100 किस्म के फूड प्रोडक्ट्स, हाँ, कि छोटे छोटे सरप्लस, और ये सब फूड प्रोडक्ट्स में ज्यादा करके पेरिशेबल आइटम्स जो ज्यादा टिक नहीं सकते हैं। तो इस ऐसी चीज से शहर को भेज करके अर्बनाइजेशन बढ़ाना, एक फूड बफर तैयार करना असंभव था। तो नेहरू के टाइम में भी ये पूरा वेल डॉक्यूमेंटेड है प्लानिंग कमीशन की रिकॉर्ड्स में, डिस्कशंस में, चर्चा में। तो उन्होंने यही प्रॉब्लम उन्होंने सामने पैदा किया कि हाँ, हमारा एग्रीकल्चर अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, पर ये प्रॉब्लम है, जो इंक्रीज इन प्रोडक्शन हो रहा है वो किसान खुद कंज्यूम कर रहा है। हाँ, और ऐसा इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन हमको शहर के बाजार में लाना संभव नहीं है। छोटे छोटे क्वांटिटीज, इतने सारे फैले हुए फार्म से लाना, शहर ले जाना, और खास करके पेरिशेबल है, बिगड़ जाते हैं। तो इससे हम लोग कैसे एक बफर स्टॉक तैयार करेंगे शहर को बढ़ने के लिए? तो एक क्लियर स्ट्रेटजी अडॉप्ट हुई कि दो क्रॉप्स, राइस एंड व्हीट, सीरियल क्रॉप्स, जिसे जिससे कम से कम पेट भरता है, उसका प्रोडक्शन अच्छी क्वांटिटी में वो लोग करें। पर इसमें डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे उस टाइम। वो भी प्रभावित थे वेस्टर्न मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर। वो नेहरू की समस्या समझ रहे थे और वो प्रमोट कर रहे थे कि हाँ, ऐसी कृषि, हाँ, हम लोग वेस्टर्न केमिकल एग्रीकल्चर हम लोग अडॉप्ट करें। पर भारत में काफी सारा रेजिस्टेंस रहा। जब तक लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने केमिकल फार्मिंग को इंडिया में अलाउ नहीं किया। पर वो जब गुजर गए, अननेचुरल डेथ थी उनकी, तो उसके गुजरने के कुछ महीनों में ही भारत सरकार ने प्रदेश से, मेक्सिको से, अमेरिकन एग्रीकल्चर, फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, ये सब के प्रभाव में से उन्होंने 18,000 टन ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ व्हीट, नाटी व्हीट की जात के बीज उन्होंने दुनिया के अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, हम लोग कह सकते हैं कि पूरा हाफ सर्कल ग्लोब में, ये द लार्जेस्ट ट्रांसशिपमेंट ऑफ सीड्स इन द वर्ल्ड इन हिस्ट्री, कि 18,000 टन गेहूं के नाटी ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ व्हीट इंडिया में आए। ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ व्हीट आए तो वो उसके साथ केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना संभव था। हमारी टॉल वैरायटीज में संभव नहीं था, वो गिर के बड़ी होकर के बैठ जाती थी, गिर जाती थी। पर ड्वार्फ वैरायटीज में ये प्रॉब्लम नहीं था। तो जब 18,000 टन व्हीट्स, हम ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ व्हीट मेक्सिको से आए, उसी साल भारत का केमिकल इंपोर्ट, तब हम लोग इंपोर्ट ही कर रहे थे, केमिकल फर्टिलाइजर का इंपोर्ट जंप हो गया। पहले ही साल में कुछ 60% जंप हुआ और जंप होते ही रहा। और लाल बहादुर शास्त्री के गुजर जाने के बाद ये केमिकल मोड ऑफ एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करने का गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 1966 से भारत का ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ। 1966 के पहले शायद 1-2-3% भी इंडिया के फार्मर्स केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं कर रहे थे, ये प्रॉब्लम के कारण। पर 1966 में जब इतने सारे ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ व्हीट की सीड्स आ गए और केमिकल फर्टिलाइजर्स आ गए, और गवर्नमेंट पॉलिसी उनको इनकरेज कर रही है कि हाँ, लो, तुम सस्ते में लो, फ्री में लो, तुम ट्राई करो, तुम हमारे देश को मजबूत करोगे,
हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, हम शहरों में जाएंगे, हमारे जवानों को मिलेगा, हमारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स लेबर फोर्स को मिलेगा, आप लोग ये करो, देश को बचाओ, आगे बढ़ाओ। तो वो इंडियन फार्मर्स ये केमिकल एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करने लगे। पहले पहले सब इनपुट सस्ते थे 1966 में। और एक चीज मैं और बताऊं कि ये पूरा पूरा केमिकल फर्टिलाइजर का इंडस्ट्री, खास करके नाइट्रोजन, डिपेंडेंट है फॉसिल फ्यूल्स पर। फॉसिल फ्यूल्स माने डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, नाफ्ता। नाफ्ता रॉ फॉर्म कहते हैं, और नाफ्ता में से ये केमिकल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन होता है। ये नाफ्ता से भी नाइट्रोजन, अमोनिया के सब प्रोडक्ट्स न्यूक्लियर वेपन्स इंडस्ट्री के तैयार होते थे। पर शुरुआत में ये बहुत ही सस्ता था, पर 1970 में केमिकल फर्टिलाइजर के भाव पहला जंप हुआ। और उसी टाइम में सिर्फ 4 साल में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर के डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल MS रंधावा करके हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। 4 वॉल्यूम्स में है, इतनी सारी, इतनी मोटी मोटी वॉल्यूम्स है, 4 वॉल्यूम्स। तो उन्होंने लिखा है कि द एज ऑफ चीप केमिकल इनपुट्स इन एग्रीकल्चर इज ओवर, के और अभी हम लोग आस्ते आस्ते डूबने की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो ये स्थिति हुई। अभी मैं मेरे गुरु कृषि के विषय में, कृषि, पर्यावरण, नेचर के विषय में मैं भास्कर सावे को मानता हूँ। भास्कर सावे का खेत फार्म सदर्न गुजरात में है, जहाँ गुजरात महाराष्ट्र का बॉर्डर अरेबियन सी में मिलता है, उसके पास ही उनका फार्म है। और बहुत ही सक्सेसफुल फार्मर रहे। कम से कम 3 पीढ़ी उन्होंने भारत के किसान को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया हुआ है। उनको हम हकीकत में कह सकते हैं कि वापस हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर छोड़ करके वापस ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की तरफ मुड़े, तो उनका बहुत ही बड़ा प्रभाव था। और उनको शुरुआत में 1950s में ये ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग की तरफ मुड़ने के पहले भास्कर सावे बहुत ही जल्दी से उन्होंने केमिकल का प्रयोग किया था। 1950s से 1955 में उनको केमिकल फर्टिलाइजर की एजेंसी मिली, और एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट उसके फार्म में एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स लेते थे, वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स कर रहे थे कि किसान को दिखाने, अरे देखो देखो ये भास्कर सावे कर सकता है, इतना अच्छा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करके इतना प्रोडक्शन ले रहा है, इतना कमा रहा है, तो आप भी करो, खरीदो, लो। और भास्कर सावे को एजेंसी मिली, तो वो प्रमोट कर रहे थे 1955 में। पर सिर्फ 5-6 साल में भास्कर भाई सावे ने देखा कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है सही में, पर दर साल मुझे ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने की जरूरत होती है, और सॉइल की फर्टिलिटी आस्ते आस्ते कमजोर होती है। सॉइल की फर्टिलिटी कैसे कमजोर होती रही है? एक तो कम फर्टिलाइजर की प्रमाण यदि नहीं बढ़ा है तो प्रोडक्शन कम होते रहा है। और विजुअली भी वो देख सकते थे कि जितने अर्थवर्म्स जो सॉइल्स में है, जिसको अर्थवर्म्स, जो चार्ल्स डार्विन ने कहा कि इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रीचर इन द वर्ल्ड which laid the foundations for modern civilization by giving surplus agricultural production. तो अर्थवर्म की संख्या बढ़ रही थी, एकदम कम होने लगी। यदि आप देखें, आप एक थोड़ा यूरिया
एक अर्थवर्म के ऊपर में डाले तो तड़प तड़प के मर जाता है। और केमिकल फर्टिलाइजर से ये स्थिति होती है। तो केमिकल फर्टिलाइजर से वो यूरिया डाल करके सिर्फ नाइट्रोजन मिल रहा है, पर जब खेत के बाकी सब ऑर्गेनिक लाइफ सॉइल क्रीचर्स को नाश हो जाता है, हाँ, तो उनकी लाशें अवेलेबल हो जाती है प्लांट्स के लिए, और उनके लाशों में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजर डाल करके बाकी फर्टिलिटी भी बढ़ती है और प्रोडक्शन बढ़ता है, पर आस्ते आस्ते सॉइल की ऑर्गेनिक लाइफ मरी जाए तो जितना भी केमिकल डालो तो मरने के लिए और कुछ नहीं है, उसको सिर्फ नाइट्रोजन का नाइट्रोजन ही मिलेगा। पहले पहले जब शुरुआत करते हैं तो नाइट्रोजन डाल करके केमिकल यूरिया डाल करके नाइट्रोजन मिल रहा था, पर बाकी जो ऑर्गेनिक लाइफ की लाशें से बाकी अलग किस्म के न्यूट्रिएंट्स, एनपीके, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सभी मिल जाते थे। पर वो मिलने की संभावना कहाँ रही जब हमारे हमारे ऑर्गेनिक लाइफ, सॉइल की ऑर्गेनिक लाइफ भी कम हो गई। तो भास्कर सावे ने करीब मेरे ख्याल से 2006 में उन्होंने एक खुला पत्र लिखा एमएस स्वामीनाथन को। शायद 2006 या वैसा ही कुछ टाइम था। तब डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स के चेयरमैन अपॉइंट हुए थे। ये स्वामीनाथन जी करीब 40-50 साल से इंडियन एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट को में रहे, और उन्होंने काफी नाम कमाया। पर भास्कर सावे ने कहा कि ये बर्बादी का रास्ता है, हमारा कृषि प्रधान देश डूब रहा है, इतनी आत्महत्या हो रही है। अच्छे प्रोडक्टिव देश, कृषि की प्रदेश जैसे विदर्भ हो, वहाँ लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आंध्र में किसानों आत्महत्या कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा की स्थिति भी बहुत खराब है, पहले पहले थोड़ा अच्छी रही, पर वो दोनों डूबने में लगे हैं। तो ऐसी स्थिति, ऐसी ऐसी कृषि से हमें हटना बहुत ही जरूरी है। उसी टाइम मैं भास्कर भाई के ऊपर मैंने किताब लिखना, पुस्तक लिखना शुरुआत किया था। तो भास्कर भाई ने कहा आप एक खुला पत्र लिखिए स्वामीनाथन को, और मेरा ये जो कहना है कि ये रास्ता गलत है, किसान इस रास्ते को अडॉप्ट करके डूबेंगे, पूरा देश डूबेगा, इसकी जरूरत नहीं है। हमारा देश में एग्रीकल्चर का ज्ञान बहुत है, हमारे पास सनशाइन बहुत है, वाटर रिसोर्सेज अच्छे हैं, हमारे सॉइल की फर्टिलिटी अभी भी अच्छे हैं, हमारे कितने किस्म के वैरायटीज ऑफ फूड क्रॉप्स है। हमें ये वेस्टर्न, मॉडर्न, मोनोकल्चरल, कैश क्रॉप ओरिएंटेड एग्रीकल्चर की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और हम लोग इस तरह से इस रास्ते में हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग डूबेंगे ही। तो मैंने भास्कर भाई से चर्चा करते, वो तो हिंदी में कम बोलते थे, ज़्यादा मराठी और गुजराती बोलते थे। तो मैं उनसे गुजराती में चर्चा करके मैंने ये खुला पत्र लिखा, और उनसे बात करते करते कम से कम 7-8 ड्राफ्ट किए। 4-5 महीने के बाद ये खुला पत्र स्वामीनाथन को भेजा, उसके साथ 5 एनेक्शस भेजे। तो ऐसा हुआ कि ये खुला पत्र बहुत ही फैल गया, इंटरनेट का एज शुरू हो गया था। और किसी ने भारत के एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट्स, कितने सारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स देश भर में हैं, सब डिपार्टमेंट्स जिसका जिसका ईमेल आईडीज था, उनको उन्होंने ये खुला पत्र भेज दिया। इंदौर के एक अरुण दिघे जी हैं, उन्होंने ये खुला पत्र का अनुवाद किया हिंदी में। उनके पास कुछ कॉपीज अभी भी शायद रहेगी, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं।
और कम कॉपीज हो तो फिर भी आप जीरोक्स करके एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपीज शेयर कर सकते हैं। तो जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। उन्होंने शॉर्ट ट्रांसलेशन किया था, सब एनेक्शर्स उन्होंने डिटेल में नहीं लिखे, फिर भी मेन पॉइंट्स उनके सब कवर हो गए थे। तो ये खुला पत्र देश भर में फैला और कई सारे इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुआ, और सिर्फ इंडिया में नहीं, देश दुनिया भर में ये फैल गया। और कई सारे लैंग्वेजेस में इनका ट्रांसलेशन हुआ। ये करीब 2006-2007 की बात थी। लोग दबाव देने लगे स्वामीनाथन के कि आपके बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि आपने देश को डुबाने का रास्ता आपने शुरुआत किया है, और आप चुप बैठे हैं, आप कुछ जवाब क्यों नहीं देते हैं। तो स्वामीनाथन जी ने एक छोटा पत्र लिखा है, वो उसकी पूरी फोटोकॉपी मेरे किताब में है। Dear Sri Bhaskar Save, thank you very much for your detailed letter and your valuable suggestions. No, शुरुआत की लाइन थी, I have long admired your work. मैं आपके काम से तो बहुत एडमायर करता हूँ, आपने बहुत सुंदर काम किया है, और थैंक यू फॉर योर डिटेल्ड suggestions and recommendations. We will take them into consideration in drafting our report. ऐसा डिप्लोमेटिक लेटर दे करके कोई भी केमिकल एग्रीकल्चर, मॉडर्न एग्रीकल्चर के नेगेटिव पॉइंट्स उन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किए, उनको करने का रास्ता भी नहीं रहा। और क्यों नहीं रहा ये भी समझने की स्थिति है कि जो भास्कर भाई कह रहे थे, इनका विचार दुनिया भर में लोग समझने लगे थे। पहले पहले तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूएन, बड़े बड़े फाउंडेशंस केमिकल एग्रीकल्चर प्रमोट ही कर रहे थे, पर करीब 2005-2006 में एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल कमीशन तैयार हुआ, जिनमें 60 कंट्रीज के 400 एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स और 1000 मल्टीडिसिप्लिनरी रिव्यूअर्स, सोशल साइंटिस्ट, ये वो मिलकर के उन्होंने वर्ल्ड एग्रीकल्चर का अध्ययन किया। 4 साल उन्होंने अध्ययन किया, 2500 पेज का उन्होंने रिपोर्ट लिखा, और रिपोर्ट का समरी का पहला लाइन है, बिजनेस एज यूजुअल इज नो लॉन्गर एन ऑप्शन। कि जैसे हम लोग चल रहे थे वैसे चलने का स्कोप ही नहीं है, हमें बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग डूबेंगे। तो ये रियलाइजेशन दुनिया भर में, मैं बहुत ही ज्यादा बोल रहा हूँ, 5 से 5:40 हो गए हैं, इंटरेक्शन का टाइम कम हो रहा है। यदि आप चाहे तो मैं नहीं, you continue, please continue. Please continue. प्लीज कंटिन्यू। तो क्वेश्चन एंड आंसर्स का टाइम कम हो जाएगा, और मुझे आज ट्रेन पकड़नी है कलकत्ता जाने के लिए। Yes, we will make you free by 6 o'clock. ओके फाइन, तो शायद 20 मिनट बाकी है। मैं 5 मिनट में थोड़ा रैप अप करता हूँ, फिर थोड़ा डिस्कशन, क्वेश्चन एंड आंसर्स भी ले सकते हैं। तो पुरी साहब पूरा कंटिन्यू करना है कि क्वेश्चन आंसर रखना है? पुरी साहब ऐसा है, आंसर सेशन भी जरूरी है, लाजमी है। ओके। मेरा विचार था बहुत ही रिच था, बायोडाइवर्स था, सस्टेनेबल था, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ते रही है। नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स कहता है कि भारतीय कृषि का 10,000 साल पुराना इतिहास है। कुछ लोग 12,000 साल कहते हैं, कुछ 15,000 साल कहते हैं, पर यदि 10,000 साल भी माने तो वो 10,000 साल में 9,950 साल हम लोगों ने बिना केमिकल्स का हम लोगों ने मैनेज किया था। और 1966 से ग्रीन रेवोल्यूशन का जन्म यदि माने तो 34 इयर्स लास्ट सेंचुरी के और 20 इयर्स दिस सेंचुरी के, 54 साल ही रहे।
10,000 साल में से 54 साल हम लोग केमिकल्स में रहे, और 54 साल में हम इतनी बुरी स्थिति में डूब रहे हैं। वैसे 9,900 साल में हमारा पुराना ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहा। तो इसके सॉइल में असर होता है, फर्टिलिटी नुकसान होती है, वाटर ज्यादा लगता है, हाँ, पेस्ट अटैक्स और डिजीजेस बढ़ते हैं, तो केमिकल फर्टिलाइजर के साथ केमिकल पेस्टिसाइड भी यूज करना पड़ता है, नहीं तो पेस्ट अटैक होकर के नुकसान कर देता है। और केमिकल पेस्टिसाइड से जहर का भाग और भी बहुत बुरी तरह से बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव हमारे अनाज में, खुराक में बढ़ रहा है। 1990 में इंडिया टुडे के में उन्होंने लीड फीचर कवर आर्टिकल उन्होंने लिखा था, डिटेल आर्टिकल, पॉइजन इन आवर फूड करके, कि 30 साल पहले उन्होंने स्टडीज कोट करके कहा था कि इंडियन एग्रीकल्चर का, हमारे जो फूड क्रॉप्स में बहुत ही ज्यादा प्रमाण केमिकल टॉक्सिन्स का है। वो 30 साल पहले की बात है। फिर कुछ 2000 कुछ 5-7 साल पहले फूड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने एक और नई स्टडी की, जिससे उन्होंने फिर से कहा कि ये स्थिति और भी बिगड़ गई है, और हमारे फूड में इंटरनेशनल नॉर्म्स से कई गुना ज्यादा ये टॉक्सिक पेस्टिसाइड रेसिड्यूज हमारे खाने में आता है। तो हमारी पॉपुलेशन को हम लोग पॉइजन कर रहे हैं, हमारा बच्चों को, भविष्य को, प्रेग्नेंट मदर्स, डिजीज पीपल, चिल्ड्रन, क्या हम इससे दे रहे हैं। इसके अलावा हम हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बर्बाद कर देते हैं। पंजाब जिसे कहते हैं 5 नदियों का क्षेत्र, जिसमें कभी भी पानी नहीं था, वहां भाखड़ा नांगल डैम करके हम लोगों ने और भी पानी डाला खेतों में, हाँ, पर वो भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है। अभी देश भर में वाटर क्राइसिस है, कुछ कुछ जगह में वाटर लॉगिंग और सैलिनाइजेशन हो गया है, मिट्टी बर्बाद हो रही है, और ये केमिकल तो मिलने वाले नहीं है। केमिकल नाफ्ता, फॉसिल फ्यूल्स के भाव बढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के भाव बढ़ने ही वाले हैं। हमारा 75% फॉसिल फ्यूल्स प्रदेश से आता है। तो हम हमारा इंडस्ट्रीज, अर्बन एरियाज, फैक्ट्रीज चलाएंगे, और उससे हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर भी करेंगे। जब शॉर्टेज शुरू हो जाएगी, यदि आज युद्ध शुरू हो गया किसी कारण मिडिल ईस्ट में, समझ लीजिए कि इजराइल ईरान के ऊपर किसी बहाने में बॉम्ब का अटैक किया कि आप लोग भाई, आप लोग न्यूक्लियर बॉम्ब्स कर रहे हैं, न्यूक्लियर मटेरियल प्रोसेस कर रहे हैं, हमें दूसरा उपाय नहीं है, हमको बॉम्ब ही लगाना है। पर वो ईरान एक वॉरियर नेशन है, वो छोटा मोटा उतना देश नहीं है। उसके कुछ किलोमीटर नीचे एक नैरो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, एक छोटा चैनल है, जिससे भारत का 75% केमिकल फ्यूल्स, भाई धर्मेंद्र जी भी ओएनजीसी के हैं, उनको भी पूरा मालूम होगा कि हमारा कितना फॉसिल फ्यूल का डिपेंडेंस है, एक्सटर्नल डिपेंडेंस। तो कहते हैं कि 40% of the world's fossil fuel requirements flow through the Strait of Hormuz, और इंडिया का तो परसेंटेज और भी ज्यादा है। तो ये इसका भाव भी बढ़ने वाला है, अवेलेबिलिटी भी कम होने वाली है, सॉइल भी डूब रहा है, पानी की भी स्थिति खराब है, खर्चा, कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं, किसान क्लियरली डूब रहा है, और डूबने की जरूरत नहीं है। भास्कर सावे लोग ने क्लियरली एस्टैब्लिश कर दिया, दिखा करके, समझा करके, सिखा करके। कई सारे लोग अभी देश भर में हम लोग एग्जांपल्स ले सकते हैं। एक ऑर्गेनिक फार्मिंग सोर्स बुक है, जिसमें बहुत सारे लोगों का आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। मेरी कम से कम 2-3 किताब है। ये द विजन ऑफ नेचुरल फार्मिंग, ये पूरा भास्कर सावे के ऊपर है। ये भास्कर सावे को बहुत ही बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला फ्रॉम द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर 2010 में। तो वन वर्ल्ड अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो ये डिटेल किताब है भास्कर भाई सावे के ऊपर में। ये भास्कर भाई
का खुला पत्र है स्वामीनाथन जी के ऊपर में, जो मैंने अंग्रेजी में मैंने लिखा, द ग्रेट एग्रीकल्चरल चैलेंज। छोटे छोटे आर्टिकल्स भी है, छोटे छोटे आर्टिकल्स तो मैं इजीली ईमेल में शेयर कर सकता हूँ, जिसको इंटरेस्टेड पढ़ सकते हैं। ये किताबें भी बिल्कुल महंगी नहीं है। जैसे ये ग्रेट एग्रीकल्चर चैलेंज शायद 150 रुपये के ही है, 150 पेज होंगे। ये भी ऑर्गेनिक रेवोल्यूशन भी है, और कई लोगों को पढ़ने के लिए, डिटेल में पढ़ने के लिए बहुत सारा है। आज वैज्ञानिक लोग भी, गवर्नमेंट पॉलिसी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रही है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये रास्ता भविष्य का है। पर ये इकोनॉमिक दृष्टि से अभी भी 1 लाख करोड़ रुपया दर साल केमिकल फर्टिलाइजर सब्सिडी से जाता है। जब इतना इन्वेस्टमेंट केमिकल एग्रीकल्चर के पीछे दर साल, हाँ, कम से कम 80,000 से 1 लाख करोड़ रुपया दर साल का सब्सिडी रहता है, तो ये जल्दी बंद होने वाला नहीं है। हाँ, लोग बहुत जल्दी से समझने लगे हैं, और जल्दी से समझ करके ये अपना रास्ता बदलाएं, तो हमारा भविष्य अभी भी हम लोग संभाल सकते हैं। अभी किसान की स्थिति ऐसी हो गई है कि 30 40 साल से उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग छोड़ दी है। उनको समझ भी कम रही है। जो बुजुर्ग थे, जो जानते थे, वो चले गए हैं। सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई है, हमारे देशी बीज नहीं मिल रहे हैं। तो भास्कर साहब इन किसान को कहते थे कि भाई, मैं समझता हूँ कि आप यदि अचानक केमिकल फर्टिलाइजर बंद कर दो और ऑर्गेनिक का ट्राई करो, तो आप तो पहले साल में कुछ, आपको बहुत ही कम प्रोडक्शन आएगा, क्योंकि पूरा सॉइल केमिकल फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंट है, नेचुरल फर्टिलिटी नष्ट हो गई है। तो आप समझ करके काम लो। जमीन के 20% एरिया आप लो, 10 15 20 25% एरिया आपका आप लो, ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करो। 1 2 साल उसका अनुभव लो, आप सीखो, आप सीड्स प्रोक्योर करो, ट्रेडिशनल सीड्स प्रोक्योर करो, वो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ने दो। यदि आप 2 3 साल भी देखें, तो वो ऑर्गेनिक प्लॉट का इकोनॉमिक्स केमिकल प्लॉट से कई गुना अच्छा रहेगा। पहले ही साल में आपको देखने को मिलेगा कि यदि भी आपका प्रोडक्शन कम हुआ पहले साल में, फिर भी आपका खर्चा इतना कम हो गया, तो आप पहले साल में भी उतना कुछ खास नुकसान नहीं होगा। दूसरे साल से उससे फायदा होने लगेगा, और तीसरे साल में और भी फायदा लगेगा। तो भविष्य है बायोडाइवर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग, बिना केमिकल्स, इन हार्मनी विथ नेचर। यही अपना भविष्य है। ये शॉर्ट फ्यूचर में सारांश फाइंडिंग्स जो मेरा कंक्लूजन्स है, और सिर्फ मेरा नहीं है, ये जो वर्ल्ड एग्रीकल्चर रिपोर्ट कहता है, ये वर्ल्ड एग्रीकल्चर रिपोर्ट का आपको गूगल करना है तो आप कर सकते हैं। इसका ये भी नाम है IAASTD, इंटरनेशनल असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। IAASTD रिपोर्ट या वर्ल्ड एग्रीकल्चर रिपोर्ट, उसकी समरी भी आपको शॉर्ट में मिल जाएगी। तो दुनिया भर के वैज्ञानिक समझदार लोग, इसमें वर्ल्ड बैंक भी था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी था, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम भी था, 60 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और उनका ये एनालिसिस है। ये रास्ता हमें केमिकल मॉडर्न एग्रीकल्चर का, मोनोकल्चरल क्रॉपिंग का रास्ता हमें जल्दी से जल्दी छोड़ना चाहिए। हाँ, बहुत जल्दी शायद नहीं करके, यदि 20-25% कृषि जमीन को हम लोग ऑर्गेनिक की तरफ ले करके शुरुआत करें, तो हम लोग आगे के स्टेप्स ले सकते हैं अभी भी। थैंक यू।